चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है भैया। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई विमल स्टील राइडर, क्या बात है भैया। अवंतिका बहुत बहुत स्वागत है भाई। श्रुति, नेहा, जिया, लाडो बहुत बहुत स्वागत है भाई। पुष्पा मोस्ट वेलकम भाई। लोफी, चलिए भाई। अखिलेश बहुत बहुत स्वागत है भाई। यश, चलिए तो लेकर चलेंगे आपको सीधे पहले प्रश्न की ओर। उसके पहले आपको बता दें कि साथियों आपकी एक सीरीज चल रही थी, पहचान सीरीज, ठीक है ना। तो एनटीपीसी की पहचान सीरीज जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, पहचान सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और पहचान सीरीज के अंतर्गत जो पीवाईक्यूज पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री पूरा पढ़कर कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी भी पूरा पढ़कर कंप्लीट किया है। और अगर हम भारत के भूगोल की बात करें तो एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है। ये क्लास बहुत लंबी तो नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है और भाई सर्दी है, कोल्ड है, कफ है, ठीक है ना। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर, और बिल्कुल मजा आएगा। कोशिश करिए कि शुरू से अंत तक जुड़िए और समझने का प्रयास करिए कि ज्योग्राफी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। चलिए ये बताइएगा, ठीक, क्या कह रहा है। तो भैया कह रहा है क्वेश्चन, क्या बढ़िया सा क्वेश्चन है कि भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, ठीक है। तो इसमें तो आराम से आप बता ही सकते हैं कि भारत के साथ किसकी सीमा इसमें से लगती है। तो भैया किसकी सीमा इसमें से लगती है? भारत की सीमा इसमें से किसके साथ लगती है? तो इसमें से किसके साथ लगती है भैया? इसमें से म्यांमार के साथ लगती है। तो बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। और हालांकि आप देखेंगे एनटीपीसी 2016 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, और यहां अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत की सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है, ठीक है। इधर देखिए बांग्लादेश के साथ लगती है, इधर म्यांमार के साथ लगती है, इधर भूटान के साथ लगती है, इधर नेपाल से लगती है, इधर चीन से लगती है, इधर थोड़ा सा अफगानिस्तान से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। ये जरा देखिएगा तो भारत की सीमा, इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर है? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा लगती है, किसके साथ? म्यांमार के साथ। एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊं, एक सिंपल सी ट्रिक याद करिएगा, अनम्मा। क्या ट्रिक है भैया? अनम्मा ट्रिक है। इस ट्रिक का फायदा क्या है? इस ट्रिक का फायदा यह है कि आपको देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप यहां पर देख लीजिए कि क्या होगा कि भैया नॉर्थ टू साउथ होता क्या है कि अभी तक आपने पढ़ा है कि भाई म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। यही तो है कि भाई म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा एक नए लेवल का क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ऐसे पूछ लिया कि म्यांमार के साथ लगने वाले राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यांमार के साथ लगने वाले राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्या है ट्रिक? अनम्मा। तो आ से क्या हो जाएगा? तो भैया आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? आ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके नीचे ना से क्या है? नागालैंड। क्या है भैया? उसके नीचे ना से नागालैंड है, ठीक है। और इसी प्रकार से उसके जस्ट नीचे क्या है? म से हो जाएगा आपका मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर हो जाएगा। और उसी के जस्ट नीचे म से ही क्या है? मिजोरम है। क्या है भैया? मिजोरम है। क्लियर बात है, सिंपल ट्रिक है, तो आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए तो आगे बढ़ते, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं चीजों को बढ़िया, ठीक है। जैसे याद करिए पिछले सेशन में हमने आपको यह भी बताया था कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, ठीक है ना। तो 3 देशों के साथ, तो आइए जरा देखते हैं कि भाई 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले देश, राज्य, 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने वाले राज्य दिखा बताइएगा, करने वाले राज्य। तो चलिए जरा फटाफट कमेंट कर दीजिए कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भैया, कितने राज्य हैं। तो आप देखेंगे
कि हमने आपको पिछले सेशन में ये चीज क्लियर कराई थी कि एक तो यहां पर सिक्किम होगा, क्योंकि सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है। एक आपका वेस्ट बंगाल भी होगा। क्या होगा भैया? एक वेस्ट बंगाल भी होगा। एक हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश भी होगा। बताया था कि नहीं बताया था? अरुणाचल प्रदेश भी होगा। ठीक है, इन तीनों राज्यों की लगती है, और एकदम एक साथ जब आप याद करेंगे तभी तो ठीक रहेगा। जैसे सिक्किम की सीमा आप देख सकते हैं मैप पर भी कि किसके किसके साथ है भैया? चाइना के साथ है, भूटान के साथ है भैया। किसके साथ? भूटान के साथ है। और किसके साथ है? नेपाल के साथ है ना। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की सीमा किसके किसके साथ है? नेपाल के साथ है। थोड़ी सी सीमा लगती है नेपाल के साथ, भूटान के साथ भी है, और बांग्लादेश के साथ तो है ही है। बांग्लादेश के साथ तो है ही है ना। बांग्लादेश के साथ तो है ही है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ? चाइना के साथ है। इधर भूटान के साथ भी है, और उधर साथियों आपका म्यांमार के साथ भी है। किसके साथ भैया? म्यांमार के साथ भी है। बात समझ रहे ना? तो आपको बताइए, अब आप बताइए कि जरूरत है कि नहीं है इसकी? बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं लगातार कोशिश करूंगा कि एग्जामिनर के दिमाग को समझकर, है ना, उसके लेवल का क्वेश्चन आपको दूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। अच्छा भैया, भाई साहब कह रहे हैं कि सर बैकग्राउंड जो है उसको व्हाइट कर दीजिए, क्योंकि प्रिंट कराने में दिक्कत होती है। तो इतनी पीपीटी प्रिंट कराते हो, इतने पेजेस? अरे ऐसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो बेटा? इतना इसको प्रिंट कराकर पढ़ाई मत करो। ठीक है, इसका नोट्स बना सको तो पढ़ो। ठीक है, इसका नोट्स बना सको बेटा तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। तैयारी नहीं हो पाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं तैयारी हो पाएगी। समय दो, इसका नोट्स बनाओ, अपने हाथों से नोट्स बनाकर लिखोगे, उसका आगे चलकर रिवीजन करोगे तो वो दिमाग में घुसेगा, पेपर में छपेगा, समझ में आएगा। ठीक है, अब ये पूरा मैं पढ़ाऊं और इसको ले जाकर पूरा प्रिंट करा लोगे, पहली बात तो ये हो ही जाएगा 70-80 पेज का। इतना प्रिंट कराओगे तो डेली तुम कितना पैसा खर्चा करोगे भैया इस पर? इतना खर्चा करके स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता। चलिए ये बताइए। हाँ जी, हाँ, लिख कर याद करने से जल्दी याद हो जाता है, एकदम सही बात है। चलिए भैया फटाफट बताएंगे। जय श्री राम भैया। राजेश बाबू, मनीष, निवेदिता बताएंगे। मैं मधुरिका जी, श्रुति, बताओ भैया। नोट्स बनाते रहना। कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती? तो आप देख सकते हैं कि भैया भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जो खाड़ी है भारत, ठीक है, श्रीलंका के बीच में ये क्या है? पाक स्ट्रेट है। क्या है भैया? पाक की खाड़ी है या पाक स्ट्रेट है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जो है वो आगे ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तब देखने को मिलेंगे। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए जरा लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, लाइक का सैकड़ा फटाफट पूरा करिए पहले। चलिए तो आप देखिएगा भैया कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे पूछ रहा है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, ठीक है, भारत के ऐसे कौन से राज्य जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो आप देखिएगा भाई, यहां पर देखिए क्या हरियाणा, यहां पर हरियाणा है, इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है? नहीं है, नहीं है ना। इसी प्रकार से यहां पर देखिए मध्य प्रदेश है, इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है? नहीं है, मध्य प्रदेश की भी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसी प्रकार से देखिए यहां बगल में छत्तीसगढ़ है, तो क्या छत्तीसगढ़ की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है? नहीं है, नहीं है ना। इसी प्रकार से बगल में देखिए झारखंड है, क्या झारखंड की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है? नहीं है। यहां देखिए तेलंगाना है, क्या तेलंगाना की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है? नहीं है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इनकी तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। लेकिन है ना, दक्षिण भारत में भाई अगर आप देखिए उत्तर भारत में केवल हरियाणा है, ठीक है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इधर आप नीचे की तरफ आइए तो भैया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 2-3 गिन जरूर लीजिए, लेकिन ना तो उड़ीसा की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ना ही महाराष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ना तो कर्नाटक की है, ना गोवा की है, ना केरल की है, ना तमिलनाडु की है, ना आंध्र प्रदेश की है। तो दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के पास कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। अब इसमें एक चीज और गौर करिएगा कि चलिए वो तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है क्या? एक क्वेश्चन बनता है लैंड लॉक स्टेट का। लैंड लॉक स्टेट, अब जरा ध्यान दीजिए, दोनों में फर्क है। ठीक है, लैंड लॉक स्टेट में और किसी भी राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमा ना होने में फर्क है। ठीक है, फर्क क्या है भाई? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे कह रहा है कि ऐसा राज्य जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा ना हो, खत्म हो गया। ठीक है ना। ये देखिए लैंड लॉक स्टेट का मतलब क्या है? लैंड लॉक स्टेट का मतलब है
कि ना ही किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ना ही किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ना ही किसी प्रकार की जलीय सीमा है, मतलब समुद्र तटीय सीमा। ठीक है, तो दोनों ही नहीं है, ना तो ये है और ना ही ये है। तो जब ऐसा राज्य जिसकी ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा हो ना ही कोई समुद्री सीमा हो, तो ऐसे राज्य को कहा जाता है लैंडलॉक स्टेट। लेकिन यहीं पर मैं तुरंत क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं लैंडलॉक कंट्री, तब जो है इसकी परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, तब इसकी परिभाषा बदल जाती है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब कि ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ना ही जलीय सीमा है, लेकिन लैंडलॉक कंट्री का केवल एक मतलब है कि जिसकी कोई जलीय या समुद्री सीमा ना हो, जिसकी कोई जलीय या समुद्री सीमा ना हो। ठीक है ना, समुद्री सीमा ना होना। ठीक है, समुद्री सीमा का ना होना, खत्म। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज्यादातर लोग यहां कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो लैंडलॉक कंट्री जब आप कहते हैं, देश जब आप कहते हैं, तो केवल यह होता है कि जिसकी कोई समुद्री सीमा ना हो और लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अच्छा अब यह बताइए कि लैंडलॉक स्टेट भारत में कितने हैं? लैंडलॉक स्टेट कितने हैं भारत में? 5 है। कितने हैं भैया? लैंडलॉक स्टेट कितने हैं भारत में? 5 है। और लैंडलॉक कंट्रीज में सबसे बड़ी कौन सी है? कजाकिस्तान है और दूसरे नंबर पर मंगोलिया है। पिछले सेशन में हमने, पिछला वाला सेशन जो कराया था भारत के भूगोल का, तो उसमें हमने बताया था कि लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से हैं। याद होगा आपको? नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, सुमन, एकता, काजल बताएंगे भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक पहले भी बता चुका हूं और आप जानते भी हैं कि बचपन में एमबीए किया। क्या भैया? बचपन में एमबीए। तो इस ट्रिक से आपको पकड़ लेना है। ठीक है, बचपन में एमबीए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है भाई? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, दूसरी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ है, तीसरी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से है, चौथी सबसे लंबी सीमा नेपाल से है। ठीक है, इससे छोटी सीमा म्यांमार के साथ है, इससे छोटी सीमा भूटान के साथ है और इससे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है भैया, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है, क्या होता है भैया? शेयर होता है बॉर्डर। ठीक है, कितना? 4096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। तो ये सिंपल ट्रिक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी। ठीक है, ये सीक्वेंस से है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से क्या है? घटता हुआ क्रम है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? अब देखिए, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया, ये एक तरह से विश्व भूगोल का प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे वैश्यु। देखो भाई, आप देखोगे बांग्लादेश का पूछा है, तो क्या बांग्लादेश की सीमा केवल भारत से लगती है या भारत और म्यांमार दोनों से लगती है या भारत और भूटान से लगती है, भारत और चीन से लगती है? तो किससे किससे लगती है? आइए जरा मैप में देख लीजिए। इस मैप में आप देखेंगे कि भैया बांग्लादेश ये है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत से तो लगती ही है, यहां पर आप देखिए म्यांमार के साथ भी लगती है। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ साथ म्यांमार के साथ भी साझा होती है, म्यांमार के साथ भी साझा होती है। ठीक है, कह रहा भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस जलमग्न पर्वत का आपतिक भाग, ठीक है, इमर्जेंट पार्ट है? यह बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। यह प्रश्न आपको, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज अंडमान निकोबार के बारे में एक ऐसी जानकारी पता चलेगी कि आपको भी लगेगा कि अरे सर, ये तो हम जानते ही नहीं थे। आप भी काफी आश्चर्यचकित होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि ये भैया क्या है? ये हिमालय है ना, फैला हुआ है। ठीक है, ये फैला हुआ है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हिमालय जो है यहां पर जाकर एक तीव्र मोड़ है। यहां पर हिमालय में क्या है? एक तीव्र मोड़ है। और सही बताया तो ये तीव्र मोड़ जो है आगे तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये तीव्र मोड़ यहां तक है। ठीक है ना, ये तीव्र मोड़ आगे तक गया हुआ है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अराकान योमा। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं अराकान योमा। ठीक है, तो भैया जो हिमालय है ये पूरब में अरुणाचल प्रदेश के पास जाकर म्यांमार की तरफ जो एक तीव्र मोड़ है और इधर नीचे की तरफ फैला है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ फैला है। ठीक है, जो भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर भी बनाता है। हिमालय के इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इस हिस्से को अराकान योमा कहा जाता है। और यही अराकान योमा आगे जाकर, है ना, आगे जाकर जलमग्न हो गया है
यही अराकानयोमा आगे जाकर जलमग्न हो गया है दोस्तों, और इसी जलमग्न भाग का जो थोड़ा बहुत उठा हुआ हिस्सा है, इसी को हम अंडमान निकोबार के रूप में देखते हैं। तो अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार वास्तव में हिमालय की वो चोटियां हैं, हिमालय की अराकानयोमा की वो चोटियां हैं जो पानी से ऊपर हमें दिखाई देती हैं। इसका मतलब अंडमान निकोबार अपने आप में कह सकते हैं सीधे तौर पर कि ये हिमालय की पर्वत चोटियां हैं जो जलमग्न नहीं हो पाई हैं, जल से ऊपर है, और इसी को हम अंडमान निकोबार कहते हैं। तो कितनी शानदार जानकारी है, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब कल को आप अंडमान निकोबार पर खड़े हो जाएं, कभी घूमने टहलने का मौका मिले, तो आप समझिए कि आप हिमालय की किसी पर्वत चोटी पर खड़े हैं, ठीक है। चलिए, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम अराकानयोमा कहते हैं, ठीक है भैया। क्या कहते हैं? अराकानयोमा। चलिए, ये देखिए, आइए एक बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है भाई। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू हिल स्टेशन कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? देखिए, माउंट आबू जो है, यहां पर तो आप देखेंगे कि भाई एक मंदिर भी है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू में ही तो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर माउंट आबू में है, आप जानते हैं कि यह राजस्थान में है। कहां पर है ये राजस्थान में है। और इसे बनवाने वाले कौन थे? इसे बनवाने वाले विमल शाह जो थे, ठीक है, विमल शाह थे। और विमल शाह कौन थे? विमल शाह किसके मंत्री थे? तो भीमदेव सोलंकी प्रथम के मंत्री थे। भीमदेव सोलंकी प्रथम के ये मंत्री थे, ठीक है ना। भीमदेव सोलंकी प्रथम के ये मंत्री थे भैया, तो ये याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया। तो राइट आंसर क्या है इसका? अरावली। क्या है राइट आंसर? अरावली, ठीक। चले, बहुत अच्छा। कह रहा है जयंतिया राज्य में पाई जाने वाली, जयंतिया किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति भी है और पर्वत श्रेणी भी है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि जो गारो खासी जयंतिया है मेघालय में ना, ये पहाड़ियों के नाम भी है और यहां पर रहने वाली जनजातियों के नाम भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गारो खासी जयंतिया नाम से जो जनजातियां जिस पहाड़ी पर रहती थी, उसी के नाम पर उन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, ठीक है ना। तो गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां भी हैं और इन तीनों पहाड़ियों पर रहने वाली ये तीन जनजातियां भी हैं, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक। ये बताइए भैया, बिल्कुल, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो चुका है, श्री विजयपुरम इसका नया नाम है, ठीक है भैया। चलिए, कह रहा है साथियों, गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, इस तरह के प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए भाई, अगर आपसे कहा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, भारत की बात है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सामान्यतः अगर आपसे कहा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो क्या है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसी प्रकार से बताइएगा, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किसकी भैया? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है ना। या यूं कह लीजिए कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है ना। काराकोरम या लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बताने का प्रयास करिएगा, मैं लिखते चल रहा हूं। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं कि ठीक है, ये बताइए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं। ये बताइए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अरावली श्रेणी की। इसी प्रकार से विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? इसी प्रकार से बताइए कि भैया सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है भैया? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पश्चिम घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ठीक है, इसी प्रकार से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले वाले में ही कई लोग कंफ्यूज होंगे। हिमालय की सामान्यतः पूछे तो नो डाउट कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, तो यहां तो कोई डाउट है ही नहीं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है, ठीक है,
कौन सी भैया? कंचनजंगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो कि लद्दाख में है, इसको हम K2 या गाडविन आस्टिन कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर है जो कि राजस्थान में है। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर कहां पर है? सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी भी मध्य प्रदेश में है, धूपगढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। महाकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक जो है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की भी और प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आरोया कोंडा है, और ये कई बार ऑप्शन में नहीं रहता है तो महेंद्रगिरी बता देते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा तमिलनाडु में। ठीक है ना, दोदा बेट्टा तमिलनाडु में। क्लियर बात है। तो ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं चीजों को, लंबे समय तक आपको दिमाग में रहना चाहिए भैया, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है ना। तो एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिमाग में जरूर छापिए, कॉपी में अपने नोट्स बनाइए इसका। ठीक है भैया। तो ये चीज है। तो गुरु शिखर पूछ रहा था, तो अरावली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लिया जाए। हाँ जी, तो आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे बिल्कुल, और ये क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। तो अभी आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से एंजॉय इसलिए भी करिए ताकि आपको पता चले कि कैसे, ठीक है, क्वेश्चन अभी तक पूछे जाते रहे हैं। बिल्कुल, पीडीएफ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? पश्चिम घाटों के लिए, भाई जो पश्चिम घाट है इसको केरल में अन्नामलाई कहते हैं, कर्नाटक में नीलगिरी कहते हैं, तमिलनाडु में इलायची। ये गड़बड़ है। ठीक है ना, ये गड़बड़ है। तो भैया जो तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ियां हैं, जिसे कार्डमम हिल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया इसको कार्डमम की पहाड़ियां भी कहते हैं या कार्डमम हिल्स भी कहते हैं, ये पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो तमिलनाडु की जो कार्डमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ियां हैं, ये पश्चिम घाट का हिस्सा नहीं है। कई बार तो अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? तो आंसर होता है सह्याद्री पहाड़ी। ठीक है। क्या आंसर होता है? सह्याद्री पहाड़ी। ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए ये बताइएगा। कह रहा है साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किसकी सीमा पर स्थित है? साल्तोरो कांगरी चोटी। तो ये जो साल्तोरो कांगरी चोटी है, ये दरअसल में कहां पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये किस में स्थित है पता है? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो एज इट इज याद रखना है कि कहां स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहां पर? काराकोरम श्रेणी में। वैसे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन आस्टिन है। ठीक है भाई पुष्पा। चलो भाई रविरंजन बताओ भैया, झा साहब, हाँ जी, कल्याणी, मनीष, नेहा बोला, बताओ भैया। कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंदाता, ये सब किसकी है? भाई जाहिर सी बात है हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। किसकी? हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। ठीक। चलिए ये 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या कह रहा है? सही नहीं है। भाई नीलगिरी पहाड़ियां कह रहा है यह भारत के पश्चिम घाटों में स्थित है। बात तो सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती है, वो भी ठीक है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो केवल कर्नाटक में नहीं है, केवल कर्नाटक में यह नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कहां कहां पर? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और कौन सा है भैया? और केरला है। इन तीनों राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिएगा, है ना। हाँ जी, अब देखेंगे आप यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मैप बना दिया, तो अब पता होना चाहिए इसमें कि कहां पर क्या मामला है। तो आप ऐसे देखिए कि गुजरात से शुरू करके इसका विस्तार दिल्ली तक है। गुजरात से शुरू करके दिल्ली तक। इसका मतलब कि अरावली पर्वत जो है गुजरात में भी मिल जाएगा, बीच में आपको राजस्थान में भी मिल जाएगा, आगे हरियाणा में भी मिल जाएगा, और आगे दिल्ली में भी ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। दिल्ली में इसे क्या कहते हैं पता है? दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में साथियों इसे रायसीना हिल्स कहते हैं। याद रहे कि दिल्ली में अरावली को क्या कहते हैं? रायसीना हिल्स कहा जाता है। तो एज इट इज याद रखेंगे कि दिल्ली में इसे क्या कहते हैं भैया? रायसीना हिल्स कहते हैं। तो महाराष्ट्र में इसका विस्तार नहीं है। ठीक बात है। चलिए भैया आगे देख लिया जाए। कह रहा निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। ये तो आसानी से बता सकते हैं आप, है ना। जैसे आप ये जानते ही हैं
कि अगर इस तरह से मैप हम बना रहे हैं तो ये भैया क्या है, ये पूरा का पूरा पश्चिम तट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पश्चिम तट है। और ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसको कह लेते हैं कोंकण तट, ठीक है, क्या कहते हैं, कोंकण तट इसको कह लेते हैं। और निचले वाले हिस्से को क्या कह लेते हैं, इसको कह लेते हैं मालाबार तट। क्या कह लेते हैं भैया, मालाबार तट कह लेते हैं, है कि नहीं। और इसी प्रकार से यहाँ ऊपर वाले हिस्से को, है ना, पूर्वी तट के सबसे ऊपर वाले हिस्से को उत्कल या उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्कल या उत्तरी सरकार तट। और निचले वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा, है ना। तो सिंपली आप इस तरह से याद कर सकते हैं, पूर्वी तट पश्चिमी तट, ठीक है, ये बताइएगा। हाँ जी, चलिए बिल्कुल। कह रहा 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन ने मिलकर संयुक्त रूप से क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की हाइट बताइए। कितनी बताइए पता है, ये बताइए भैया 8,800, ठीक है, कितना बताइए, 8,848.86 मीटर, ठीक है, ये बताइए 8,848.86 मीटर बताई है। और फीट के हिसाब से चलेंगे तो ये है कितना, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि चीन का डाटा अलग बताता था। एक्चुअली में चीन और नेपाल के बॉर्डर पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट का ज्यादातर हिस्सा नेपाल में है, लेकिन फिर भी नेपाल और चीन का बॉर्डर है। अच्छा, चीन के साथ इसका बॉर्डर कैसे शेयर हो गया, क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, नहीं तो नेपाल और चाइना के बीच में तिब्बत हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया जाता है। देखिए, अगर हम हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिमालय को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। मतलब दो तरीके से इसमें मामला है। एक तो इस प्रकार से कि भैया आप इसके देखेंगे 4 पार्ट है, और एक दूसरा जो है इस प्रकार से है कि भैया, है ना, आप देखिएगा कि क्या मामला है। मैं आपको चारों बताता हूं, ठीक है। तो एक तो अच्छा, इसमें 3 ही पार्ट है, ठीक है। हिमालय को आप देखेंगे तो जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें यह है कि आप एक को कहते हैं महान हिमालय, महान हिमालय, या इसी को क्या कहते हैं, वृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे में होता है क्या, उसके बीच में होता है लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है भैया, शिवालिक हिमालय होता है। क्या होता है, शिवालिक हिमालय होता है, ठीक है। ध्यान रहे, एक ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के ऊपर है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस से चलें तो मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है, लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का मतलब ही होता है हिमालय के पार, हिमालय के पार। और हिमालय की उत्पत्ति से पहले ट्रांस हिमालय बना था। ट्रांस हिमालय जिसमें काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो महान या वृहद हिमालय को हम और क्या कह सकते हैं, इसी को साथियों हिमांचल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं भैया, इसी को हिमांचल कह लेते हैं, ठीक है। इसी को क्या कह लेते हैं, हिमांचल कह लेते हैं, ठीक है। और जो लघु या मध्य हिमालय है, इसको क्या कह लेते हैं, इसको हिमाद्री कह लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी ये तो शिवालिक है ही, ठीक है, ये शिवालिक है ही। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, सबसे ऊंचा पार्ट जो है, ठीक है, यह है महान या वृहद हिमालय जिसे हिमांचल कहते हैं। उसके नीचे है लघु या मध्य हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय है। और इन तीनों ही हिमालय की इन तीनों श्रेणियों के उस पार, हिमालय की इन तीनों श्रेणियों के उस पार, यहां मैं ऐसे बना भी दे रहा हूं, उस पार क्या है, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भैया, अब एक बात समझिए कि हिमालय जो है, ठीक है, हिमालय जो है इसे, ठीक है, 4 पार्ट में कैसे बांटा गया है, नदियों के आधार पर। तो एक को हम कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं भैया, कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। तो एक को तो हमने कहा कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, दूसरा है साथियों क्या, दूसरे को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, दूसरे को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो दूसरा कुमाऊं हिमालय हो जाता है। तीसरा क्या है भैया, तीसरा है नेपाल हिमालय, ठीक है ना, नेपाल हिमालय, और यही सबसे ऊंचा है, नेपाल हिमालय। और चौथा क्या है, चौथा है असम हिमालय। चौथा क्या है, असम हिमालय है, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा असम हिमालय है। अब इसमें आप ये समझिए
कि जैसे होता यह है कि कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक है, कश्मीर हिमालय की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी से शुरू करके, कहां से भैया, सिंधु नदी से स्टार्ट करिए, सिंधु नदी से शुरू करके सतलज नदी तक, कौन सी नदी तक, सतलज नदी तक क्या है, सतलज नदी तक है ना आपका कश्मीर हिमालय है। इसके बाद यहां सतलज नदी से शुरू करके आगे काली नदी तक, कौन सी नदी तक, काली नदी तक क्या है, ये भैया आपका कुमाऊं हिमालय है। ठीक है, इसके और आगे बढ़िए तो काली नदी से लेकर आगे कहां तक, तीस्ता तक, काली नदी से लेकर कहां तक, तीस्ता तक नेपाल हिमालय है। और इसके बाद ये जो असम हिमालय है ना, असम हिमालय तीस्ता नदी से शुरू करके कहां तक है, ब्रह्मपुत्र तक है। कहां तक भाई, तीस्ता से शुरू करके कहां तक है, ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय कहां से कहां तक है, सिंधु से सतलज तक। कुमाऊं कहां से है, सतलज से काली नदी तक। नेपाल हिमालय कहां से है, काली नदी से तीस्ता तक, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय है। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा जो नहीं दिख रहा है पीडीएफ में मिल जाएगा, बाकी हमने बोलकर बता दिया है। तो एक बार जरा सेशन को सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा भैया। बिल्कुल, देखिए, हाँ जी, आइए इस पर चलते हैं। तो ये क्या है प्रश्न, कह रहे हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताएंगे। हाँ जी, हिंदू कुश पर्वत की अभी हिंदू कुश पर्वत कहां है, देखिए इसके लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने एक भारत का ऐसे मैप बना दिया और यहीं पड़ोस में इस प्रकार से पाकिस्तान का भी मैप बना दिया। ठीक है ना, हाँ जी। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ठीक है, अब इधर अफगानिस्तान है, तो यहां पर साथियों आप देखेंगे कि यही है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, यही क्या है, यही हिंदू कुश पर्वत है। ठीक है, यही हिंदू कुश पर्वत है। और इसी हिंदू कुश पर्वत में आप देखेंगे तो यहां पर एक दर्रा है ना, आज भी है ये दर्रा, और इस दर्रे का नाम क्या है, इस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। क्या नाम है इसका, खैबर दर्रा इसका नाम है। ठीक है, और याद रहे कि ये कौन सा पर्वत है, ये हिंदू कुश पर्वत है। तो अगर कभी आपसे पूछता है कि हिंदू कुश पर्वत कहां स्थित है तो क्या बताएंगे, हिंदू कुश पर्वत जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। और इसी खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था किसने, भारत में प्रवेश हुआ था आर्यों का भी, ठीक है, और सिकंदर का भी। इन दोनों का भारत में प्रवेश इसी दर्रे के माध्यम से हुआ था। ठीक है, यहां तक कि बाबर का भी इसी दर्रे से प्रवेश हुआ था। किसका, बाबर का। तो भैया बाबर, ठीक है, क्यों, किसका किसका, तो भैया आर्यों का भारत में प्रवेश, बाबर का भारत में प्रवेश, और सिकंदर का भारत में प्रवेश। ठीक है ना, तो इसी खैबर दर्रे से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। क्योंकि ये इतना विशाल हिमालय है कि भैया ये इतनी ऊंची हिमालय को पार करके कैसे आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों ही एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो खैबर दर्रा यहीं पर है। और फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है पता है, तिरिच मीर। क्या नाम है इसका, तिरिच मीर। एक बार तो पेपर में, ठीक है, एक बार तो पेपर में पूछा था कि सॉल्ट रेंज कहां पर स्थित है। चलिए बताइए, कोई बता सकता है कि सॉल्ट रेंज कहां पर स्थित है। और आपको बता दें कि सॉल्ट रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, सॉल्ट रेंज प्रसिद्ध है सेंधा नमक के लिए। ठीक है, सेंधा नमक के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां से सेंधा नमक होता है। और ये कहां पर स्थित है पता है, ये पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। जी हां, सेंधा नमक यहां पर होता है। और आप सोच कर देखिए, याद करिए कि सेंधा नमक हम लोग है ना फास्ट के टाइम में, व्रत के टाइम में खाते हैं। ठीक है, और सेंधा नमक कहां से आता है, पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज से। ठीक है, हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि सेंधा नमक अच्छी चीज नहीं है, बता रहा हूं एक। ठीक है, चलिए ये बताइएगा। हाँ, कह रहा हिमालय और धौलाधर पर्वतमाला किसका हिस्सा है, हिमालय और धौलाधर पर्वतमाला किसका हिस्सा है भैया। चलिए, हाँ जी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय और क्या कहा जाए। चलिए फिलहाल तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, मध्य हिमालय हो जाएगा। तो जो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला है ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। आपको बताया था कि तीन है भैया, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए ये बताइए जरा तो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है धूपगढ़ी पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ी साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, अब देखिए याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कुछ आप ट्रिक लगा सकते हैं। साधु, ठीक है, साधु आग से, ठीक है ना, साधु आग से, ठीक है, हाँ ठीक है, आग से विंध्य पर, ठीक है,
साधु आग से विंध्य पर, एक ट्रिक बता सकते हैं कि साधु आग से विंध्य पर, ठीक है, साधु आग से विंध्य पर, ठीक है, है ना, साधु आग से विंध्य पर आग, है ना, खेल रहा है, साधु आग से विंध्य पर खेल रहा है, ऐसे आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। भाई साधु है, ठीक है, आग से खेलना तो उनकी, है ना, आदत बन जाती है, ठीक है, अरे वो अघोरी साधुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया साधु, क्या हमने ट्रिक बनाई, और ये अभी जस्ट बनाई ही है कि आपको बता दें शायद कुछ आसान हो जाए। साधु आग से विंध्य पर खेल रहा है, ठीक है। अब साधु आग से विंध्य पर क्यों खेल रहा है, अब ये तो साधु जाने, लेकिन ट्रिक देखिए कैसी बढ़िया बन रही है कि स से हो गया सतपुड़ा, स से क्या हो गया सतपुड़ा, ठीक है। अब ये ट्रिक हमने पहले तो कभी नहीं बताई, ठीक है। आ से हो गया अरावली, आ से क्या हो गया अरावली, ठीक है। और विंध्य से क्या हो गया विंध्य पर्वत, क्या हो गया विंध्य पर्वत, ठीक है, क्या हो गया भैया विंध्य पर्वत। अब देखना इन तीनों की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर मिल जाएंगी। धू से क्या हो जाएगा धूपगढ़ी, तो ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। ग से क्या हो जाएगा गुरु शिखर, तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, अरावली की सबसे। और विंध्य की सा से क्या हो जाएगा भैया, सा से यहां पर हो जाएगा सद्भावना शिखर, क्या हो जाएगा सद्भावना शिखर, ठीक है ना, सद्भावना शिखर। और ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है विंध्य की, किसकी भैया विंध्य की, ठीक है। और मैकाले वाले में तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो सिंपल सी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या स से सतपुड़ा, धू से धूपगढ़ी, तो साधु हो गया। आग आप अलग अलग भी याद कर सकते हैं कि साधु याद कर लिया तो स से सतपुड़ा और धू से धूपगढ़ी हो गया। आग याद कर लिया तो आ से अरावली और ग से गुरु शिखर हो गया, ठीक है। विंध्य सेक याद कर लिया या से विंध्य याद कर लिया तो विंध्य विंध्य पर्वत, और अलग अलग भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर पहले से याद है तो वेल एंड गुड है, ठीक है भैया। चलिए आगे देख लिया जाए। फिलहाल ये बताइए अरावली पर्वत की उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आ भी गया, अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और गुरु शिखर कहां पर है राजस्थान में, ठीक है, कहां पर स्थित है राजस्थान में स्थित है, ठीक बात है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भाई पहले नंबर पर तो माउंट एवरेस्ट है 8,848, ठीक है, 0.86 मीटर, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है भैया, दूसरे नंबर पर K2 जिसे हम गाडविन आस्टिन भी कहते हैं, और इसकी हाइट कितनी है, तो गाडविन आस्टिन की हाइट कितनी मिलेगी आपको, गाडविन आस्टिन की हाइट मिल जाएगी 8,000, है ना, 611, 8,611 मीटर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए कि भैया माउंट एवरेस्ट हिमालय में है और K2 कहां पर है ट्रांस हिमालय में है, क्योंकि काराकोरम का हिस्सा है, ठीक है। हाँ जी, तो K2 कहां पर है काराकोरम का। जैसे यही चार ऑप्शन आपसे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब तो माउंट एवरेस्ट बता देंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी माउंट एवरेस्ट बता देंगे। लेकिन ऑप्शन यही हो और आपसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से, इसी में से, है ना, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तब क्या बताओगे। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या बताओगे आप। तो याद रहे कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक मतलब, तो ट्रांस हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है भैया, सिंपल सरल K2, ठीक है। चलो ये बता दो शिलोंग पहाड़ी कहां पर है, शिलोंग पहाड़ी कहां पर है, ठीक है ना भैया। चलिए हाँ हाँ सिद्धार्थ बेटा बहुत फनी है, बाकी आप लगे रहिए बिल्कुल, है ना, बातचीत चलने दीजिए, पढ़ाई लिखाई का क्या है बाद में हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू, ठीक है। तो भैया खासी पहाड़ियां कहां पर है, तो ये भैया खासी पहाड़ियों पर ही, ठीक है, आपका शिलोंग है। खासी पहाड़ियों से दो फायदा है, इन्हीं खासी पहाड़ियों पर है, ठीक है, इन्हीं खासी पहाड़ियों पर आपको शिलोंग मिल जाएगा जो कि मेघालय की राजधानी है, और इन्हीं खासी पहाड़ियों पर आपको मासिन राम मिल जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि मासिन राम कौन सी पहाड़ी पर है, तो आप बता दीजिए खासी पहाड़ी पर है। शिलोंग किस पहाड़ी पर है, तो वो भी खासी पहाड़ी पर है, ठीक है भैया। चलिए हाँ जी, देखिए ऐसा है कि जब स से सर्दी होती है तभी तो ख से खांसी आती है। जैसे हमारे साथ है, पहले हमको सर्दी हुई, फिर खांसी आई, फिर गला खराब है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हैं, मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं,
है ना, मेहनत से पढ़ लीजिए। हम भी इसीलिए क्लास लेने आ गए कि चलो ठीक है, तबीयत थोड़ी नरम ही सही, थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा हल्का ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यह है कि रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, कुछ तो पढ़ाऊंगा। चलो तो भैया शिलोंग, तो सा से सर्दी, जैसे ही सर्दी वैसे खांसी, ठीक है। खैर, और वैसे भी इंसान जब है ना खांसता है तो मुंह से एकदम बौछार होती है ना, बारिश होती है, तो भैया सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मासिन राम। ये तरीका फिट है कि नहीं याद करने के लिए कि सर्वाधिक बारिश मासिन राम में होती है और खांसी पहाड़ी पर है, तो जैसे इंसान खांसता है बारिश बहुत होती है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेहनत से पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, ठीक। बताएंगे, कह रहे दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेटा है, मतलब सबसे ऊंची चोटी। तो आप जानते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। और नीलगिरी जो है साथियों, नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी जो है, इस पर मेघ बकरियां पाई जाती हैं, याद है आपको, है ना, इस पर मेघ बकरियां पाई जाती हैं। और जो मेघ बकरियां होती हैं इनको और क्या कहते हैं? इनको नीलगिरी ताहर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको नीलगिरी ताहर भी कहा जाता है। और इनका पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका पालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनका पालन किया जाता है, पालन टोडा जनजाति करती है। इनका पालन कौन करता है? टोडा जनजाति करती है, ठीक है ना, टोडा जनजाति करती है, ठीक है। और जो टोडा जनजाति यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो टोडा जनजाति आप यहां पर देख रहे हैं, ये टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है, ठीक है ना। हाँ जी, वैसे तो भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति भील है। भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति भील है, लेकिन दक्षिण भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति टोडा है, ठीक है भाई। कह रहा है इसमें से कौन सी एक ऐसी है जो पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। तो भैया भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम एक तो कर्क रेखा करती है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम एक तो कर्क रेखा करती है और दूसरा कौन सा? विंध्य पर्वत करता है, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो चलिए, आज 25 क्वेश्चन का एक बढ़िया सेशन रहा। मुझे लगा था कि शायद तबीयत नरम है तो है ना, अच्छा नहीं कंटेंट हो पाएगा, लेकिन शानदार रहा, ठीक है ये। और मुझे लगा भी था कि मैं 20-25 मिनट ही मुश्किल से पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आपका प्यार है, आप पढ़ते रहते हैं तो हमारा पढ़ाने में मन लगा रहता है। चलिए, फिर कल शाम को 4 बजे फिर मुलाकात होगी और आपकी जो पहचान सीरीज चल रही थी, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको PYQs हम कराते रहेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन से PDF प्राप्त कर लीजिएगा, है ना, एप्लीकेशन पर आपको PDF मिलेगा, ठीक है। और जिसको डाउनलोड करने का ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।